Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss essay writing. Dear students, आज की इस वीडियो के अंदर हम essay writing की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली essay writing को हम बेसिक्स से लेके एडवांस की तरफ मूव करेंगे और जो मेरी ये वीडियोस होंगी ये टोटली डिपेंड करेंगी प्रैक्टिस के ऊपर, मतलब प्रैक्टिकल रिटन जो ऐसे है उसके ऊपर ये वीडियोस बनाई जा रही हैं और हम रिटन प्रैक्टिस को ही मेन फोकस रखेंगे, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जितनी ज़्यादा आप ऐसे की प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस हवाले से हम एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे। उसके अंदर आप लोगों ने अगर ऐड होना होगा तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आपके साथ जो है वो लिंक शेयर करके आप उसके अंदर ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट आउटलाइंस और डाटा वगैरह भी शेयर करेंगे और एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी उस ग्रुप के अंदर होंगी ऐसे राइटिंग के हवाले से। अब ये जो ऐसे राइटिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर आप अपनी ओपिनियंस, अपने आइडियाज़, अपने डाटे को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऐसे राइटिंग है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे कि कितना ऐसे लिखना चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए। ये बेसिकली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। फॉर एग्जांपल पीपीएससी लेती है ऐसे, एफपीएससी लेती है, ठीक है, तो सीएसएस का ऐसे होता है, पीएमएस का ऐसे होता है, उनके अंदर डिफरेंट टाइम लिमिट्स होती हैं। अगर आपकी टाइम लिमिट 1 घंटा या 1.5 घंटा है तो आपके लिए ऐसे जो है वो 1000 वर्ड से 1300-1400 वर्ड्स इनफ है। 1.5 घंटे के अंदर अगर आप 1400 अच्छे वर्ड्स लिख लेते हैं, उसको एक टेक्निक को फॉलो करते हुए, आउटलाइन को फॉलो करते हुए अच्छा ऐसे लिख लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको टाइम 2 घंटे या 2.5 घंटे दिया गया है तो फिर आपने एटलीस्ट 1800-2000 वर्ड्स लिखने होंगे। अगर 3 घंटे जैसा कि सीएसएस में होता है तो आपने 2500 के करीब वर्ड्स लिख लेने होंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिमिट है ये टाइम पे डिपेंड कर रही है। जितना आपको टाइम दिया जाए उस टाइम के अंदर आपने क्या करना है, उस ऐसे को कंक्लूड करना है। उस ऐसे को टाइम के मुताबिक आपने क्या करना है, एडजस्ट करके कंप्लीट करना है। आज हम जो डिस्कस इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल ऐसे आउटलाइन। अब ये जो यूनिवर्सल ऐसे आउटलाइन है ये एक बेसिक आउटलाइन है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, 5 या 6-7 ऐसे लिखेंगे तो आपको आप जो ऐसे का पाथ है, ऐसे का जो रास्ता है उसके ऊपर आप चलना शुरू कर देंगे। तो ये ज़रूरी है कि इस आउटलाइन को आप फॉलो करें और उसके बाद आप ऐसे लिखना शुरू करें। जब आप ऐसे लिखना शुरू कर देंगे इस आउटलाइन को फॉलो करते हुए तो आप फिर एडवांस एसेज भी लिख सकेंगे। इसी आउटलाइन के अंदर से आप कुछ ना कुछ हेडिंग्स लेके जाएंगे डिफरेंट ऐसे जो एडवांस लेवल पे होते हैं उनको लिखने के लिए। सो पहला स्टेप क्या है कि यूनिवर्सल ऐसे आउटलाइन को आपने फॉलो करना है। अब ये जो यूनिवर्सल ऐसे आउटलाइन है इसके अंदर जो पहली हेडिंग जो मार्कर से आपने लिखनी है वो है इंट्रोडक्शन। कोई भी ऐसे हो उसकी पहली हेडिंग हमेशा इंट्रोडक्शन होता है। एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये जो आउटलाइन है ये आपने अलग लिखनी होती है, ऐसे आपने अलग लिखना होता है। मतलब ये कि आउटलाइन के अंदर हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स होती हैं, ये आपने अलग बनानी होती है, जिसके अंदर आपके पूरे ऐसे का एक स्ट्रक्चर जो है वो आउटलाइन होता है। जिस तरह आपने देखा होगा बुक्स के स्टार्ट में कंटेंट होता है, तो ये इसी तरह एक ऐसे का क्या है, कंटेंट्स हैं जो आपने एक आउटलाइन के अंदर रिप्रेजेंट किए होते हैं। तो ये कोई भी ऐसे हो सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन होगा। ये इंट्रोडक्शन क्या होता है, लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि जब भी कोई नई मूवी आती है तो उस मूवी के आने से पहले उसका एक ट्रेलर रिलीज किया जाता है जिसके अंदर उस मूवी के इम्पॉर्टेंट जो सीन्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। ये ट्रेलर एक 3-4 घंटे की मूवी के सिर्फ 35 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट, 1-1.5 मिनट का होता है। तो उस 1-1.5 मिनट के अंदर
क्या होता है कि आपकी जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर लिया जाता है। आप उस मूवी को देखने के लिए क्या हो जाते हैं, बेताब हो जाते हैं उसका ट्रेलर देखने के बाद। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये एसे का ट्रेलर है। तो एसे का ट्रेलर इंट्रोडक्शन है। तो जिस तरह ट्रेलर, मूवी के ट्रेलर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं और आपकी पूरी अटेंशन को ग्रैब किया जाता है, इसी तरह इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपने एसे के मेन पॉइंट्स जो एसे के टॉपिक के अंदर आपसे पूछा गया है, उनमें से आपने ऐसे ऐसे स्नैपशॉट्स निकालने हैं, जो मेन आपने स्टेटमेंट्स हैं, मेन सेंटेंसेस बनाने हैं, वो 8-10 ऐसे लिखने हैं जिससे जो रीडर है उसकी अटेंशन ग्रैब हो जाए और वो बाकी का जो ऐसे है वो पढ़ने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा कि ये ऐसे की जान होती है, ये ऐसे का फेस होता है। तो ऐसे के फेस के अंदर कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि आउटलाइन बनाते हुए सबसे पहली मेन हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन। उसके अंदर पहली चीज़ है एक हुक। आपने बार बार सुना होगा वर्ड हुक आ जाएगी। तो ये इसको आपने हेडिंग या कुछ भी नहीं देना, हुक जो है ये समझाने के लिए लिखी गई है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने स्टार्ट करना है विद समथिंग कैची। कोट लिख दें, स्टैट्स लिख दें या कोई क्वेश्चन लिख दें। कोई ऐसी चीज़ आपने पहली 2 लाइनों के अंदर लिखनी है, ऐसा सेंटेंस लिखना है जिससे जो रीडर है उसकी अटेंशन ग्रैब हो जाए। तो ये सेंटेंस कोई कोट हो सकता है, कोई भी आप स्टैट्स लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये नीचे लिखा गया, अर्थ इज नॉट डाइंग, इट इज बीइंग किल्ड। ये अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट के ऊपर ऐसे आता है तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, एंड दोज हु आर किलिंग इट हैव नेम्स एंड एड्रेसेस। ये देखा आपने, ये 2 लाइनें हैं, कितनी पावरफुल लाइंस हैं जिससे पढ़ने वाले को, रीडर को पढ़ते हुए क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रही है कि इस खूबसूरत ऐसे को पढ़ना चाहिए, इसके अंदर वर्ड्स इतने अच्छे यूज हुए हैं। तो आपने माइंड में रखना है कि ऐसे की जो पहली 2 लाइनें वो क्या होती हैं, उनको हुक कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आपने अपने माइंड में रखना है कि 2 लाइनें ऐसी हैं जो हुक हैं, जिससे क्या है कि आपका ऐसे और आपका जो ऐसे का रीडर है उसकी अटेंशन को क्या करना है, अट्रैक्ट कर लेना है आपके ऐसे ने इन 2 लाइनों से। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इन लास्ट ईयर द क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान काज्ड सो मच डैमेज विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट एंड इकोनॉमिक लॉसेस। तो ये इस तरह के स्टैट्स भी आप शुरू में लिख सकते हैं। तो पहली इंट्रोडक्शन के अंदर 2 लाइंस का आपको पता चल गया। ऐसी लाइंस होनी चाहिए जिससे क्या हो कि आपका रीडर जो है उसकी अटेंशन ग्रैब हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपने पैनिक नहीं करना। जो आपको अच्छी, आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग लाइंस लग रही होंगी, आपके माइंड में आ रही होंगी उस ऐसे के टॉपिक को देखते हुए, तो वही आपने वहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद चलते हैं दूसरी, ये पहली 2 लाइनों के बाद आपने 2-3 लाइनें लिखनी है, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्म्स। अच्छा, ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये आपने सब हेडिंग नहीं देनी, ये मैंने समझाने के लिए लिखी है। आपने डायरेक्ट डेफिनेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे आया है तो क्लाइमेट चेंज की आपने डेफिनेशन डायरेक्ट लिख देनी है। ठीक है, और फिर उस क्लाइमेट चेंज के अंदर कुछ की टर्म्स कुछ यूज़ हो रही हैं तो उन की टर्म्स को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या करना है, पहली 2 लाइनों के अंदर आपने एक पूरा माहौल बना के एक जो आपका रीडर है उसकी अटेंशन को ग्रैब कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइंस के अंदर आपने टॉपिक को डिफाइन करना है और उसके टॉपिक के अंदर कुछ की टर्म्स हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, ताकि अब ऐसे जो है वो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए आम रीडर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। तो ये क्लाइमेट चेंज की क्या है, डेफिनेशन है, ये हमने ऐसे लिख दी। मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉर एग्जांपल ऐसे आया है कि क्लाइमेट चेंज एंड इट्स काजेस। ठीक है, तो
आपने सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन की, फिर आपने काजेस के अंदर जो है वो मेन रीज़न जो है वो डिस्कस कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन, मेन हेडिंग है, इंट्रोडक्शन के अंदर हुक, पहली 2 लाइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग लिखनी है जिससे अटेंशन ग्रैब हो जाए। उसके बाद आपने जो की टर्म्स हैं उनको डिफाइन करना है और उनकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन करनी है, 3-4 लाइनें ये हो जाएंगी। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखनी है वो कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस, कि ये जो टॉपिक है ये कैसे रेलेवेंट है वो आपने देखना है। एक्सप्लेन व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स ग्लोबली एंड फॉर पाकिस्तान। पहले आपने क्या किया, पहले आपने उस टॉपिक के रिलेटेड 2 स्ट्रॉन्ग लाइंस लिखी जिससे जो रीडर है उसकी अटेंशन आपके ऐसे की तरफ आ गई। उसके बाद आपने उसको ऐसे को आसान बनाने के लिए उसके अंदर जो डेफिनेशंस थी, की टर्म्स थी, उनको एक्सप्लेन किया, डेफिनेशंस लिख दी। उसके बाद आपने बताना है कि ये जो टॉपिक है ये ग्लोबली कैसे इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ग्लोबल पहले दुनिया की बात करेंगे, फिर उस दुनिया में पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये क्लाइमेट चेंज है, पूरी दुनिया के अंदर इससे क्या हो रहे हैं, नुकसानात हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो हो रहे हैं वो आपको पता ही है। ग्लोबली राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन कोस्टल कम्युनिटीज़। ग्लोबली क्या हो रहा है कि जितनी भी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, साहिली इलाका जात है, उन ये जो सी लेवल्स हैं ये बढ़ रहे हैं और उनकी जो ज़मीनें हैं वो ख़राब हो रही हैं। इस तरह ये ग्लोबली भी इफ़ेक्ट कर रहा है। वाइल पाकिस्तान फेसेस फ्लड्स, पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आए हैं ये 2025 के अंदर, 2022 के अंदर, 2010 के अंदर, आपको पता है कि कितने उन्होंने डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स डाले हैं पाकिस्तान के ऊपर। इकोनॉमिक एतबार से भी, पॉपुलेशन की डिस्प्लेसमेंट भी उसने की, तो बहुत सारे नुकसानात पाकिस्तान को फेस करने पड़े इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। ड्रॉट्स एंड फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने 2 लाइंस लिखी जो उस टॉपिक के हवाले से थी, जिससे एक जो रीडर है उसकी अटेंशन ग्रैब हुई। दूसरे नंबर पर हमने डेफिनेशन लिखी, की टर्म्स को थोड़ा बहुत डिफाइन किया, और उसके बाद हमने नेक्स्ट 3 to 4 लाइंस लिखी जिसके अंदर हमने बताया कि ये टॉपिक ग्लोबली पूरी दुनिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि इशू क्या है, डिस्क्राइब द गैप और द करंट इशू। ठीक है, ये हम क्या लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। एक पेज का होगा ये फ्रंट पेज, एक पेज का होता है तकरीबन, इसके अंदर 1-1.5 पेज तक ये चला जाता है। तो उसके बाद हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है कि इशू क्या क्रिएट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लीस्ट कार्बन इमिटिंग नेशन, पाकिस्तान इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज मोस्ट इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट डिजास्टर्स। कि पाकिस्तान कार्बन इमिटिंग कंट्रीज में बहुत ही लो जो है वो रैंक पे आता है, लेकिन फिर भी इफेक्ट जो क्लाइमेट चेंज इसको कर रहा है उसके अंदर टॉप 10 पे पाकिस्तान का नाम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये इशू है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। उसके बाद है लास्ट पे आपने लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट। अब ये थीसिस स्टेटमेंट आप बार बार सुनते होंगे, ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखें, थीसिस स्टेटमेंट लिखें, तो इसको सुन सुन के आप कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन आपने सिंपली इसको क्या करना है, टेक अ क्लियर स्टांस एंड आउटलाइन व्हाट विल बी डिस्कस्ड। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि एक क्लियर स्टांस आपने लेना है क्लाइमेट चेंज के एतबार से। ठीक है, और आपने बता देना है कि इस पूरे ऐसे के अंदर अब क्या क्या डिस्कस होगा। ठीक है, ये थीसिस स्टेटमेंट हम कहाँ पे लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन के एंड पे। उसके बाद हम क्या शुरू कर देंगे, ऐसे को डिटेल के साथ लिखना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज हैज बिकम एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर पाकिस्तान, डिमांडिंग अर्जेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक किस्म की थीसिस स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान को क्या हो गया, थ्रेट हो गया, क्लाइमेट थ्रेट हो गया, और अर्जेंट हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है।
तो ये था जी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले हुक है, अटेंशन ग्रैबर, 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना था, हुक लिखने के बाद सेकंड नंबर पर आपने जो की टर्म्स हैं उनको डिफाइन करना था, उनको एक्सप्लेन करना था अगर ज़रूरत है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबली क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक और पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है कि इशू क्या क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, और फिर एंड पे थीसिस स्टेटमेंट जिसके अंदर आपका क्लियर स्टांस होगा और आप पूरे एसे को डिफाइन करेंगे कि इस एसे के अंदर आप क्या लिखने जा रहे हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली हेडिंग एसे की आपने क्या देनी है, इंट्रोडक्शन। और इन चीज़ों को जब आप लिखेंगे, ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आपका 1.5 पेज जो है वो इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई आउटलाइन की। अब चलते हैं दूसरी हेडिंग पे। दूसरी हेडिंग है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, इसके अलावा कोई भी एनी वन टॉपिक हो, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी हिस्ट्री, ठीक है। ये हम एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब ये हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपने। शो हाउ द इशू इवॉल्व्ड, आपने उसके अंदर लिखना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर कि ये इशू क्रिएट कैसे हुआ। ये जो इन्वायरमेंटल चेंज आई है, ये जो क्लाइमेट चेंज आई है, इसके पीछे मेन रीज़न ये कहाँ से शुरू हुई, कब से ये इशू क्रिएट होना शुरू हुआ। तो एक हिस्टोरिकल आपने जो है वो पर्सपेक्टिव लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क द स्टार्ट ऑफ लार्ज स्केल कार्बन एमिशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो धुएं जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर धुआं और केमिकल्स जो है वो रिलीज़ किए गए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट ख़राब हुआ और वहाँ से ही इन्वायरमेंट का जो सारा क्लाइमेट चेंज का इशू जो है वो बेसिकली क्रिएट होने शुरू हुए, लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई और ये बाकी सारे इश्यूज जो हैं वो हुए। तो ये आपने डिटेल सारी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपने किसके अंदर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर लिखनी है, पहला तो ग्लोबल एवोल्यूशन हमने लिखी, फिर हमने लिखनी है पाकिस्तान डेवलपमेंट, कि ये पाकिस्तान के अंदर कैसे इस चीज़ की डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहला ग्लोबल एवोल्यूशन, दूसरी चीज़ पाकिस्तान डेवलपमेंट। अब ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर आप ये सब हेडिंग्स दे सकते हैं, ग्लोबल एवोल्यूशन और पाकिस्तान डेवलपमेंट, कि पाकिस्तान के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुई इस वजह, ये जो क्लाइमेट चेंज है। इन पाकिस्तान डिफॉरेस्टेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर हैव वर्सेंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी सिंस 1980। तो ये वजूहात है, पाकिस्तान के अंदर क्या वजूहात हैं इस ये जो क्लाइमेट चेंज आया है उसकी, तो वो फिर आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तीसरी चीज़ उसके अंदर आएगा टर्निंग पॉइंट्स, कि जहाँ से ये इशू ज़्यादा जो है वो इंटेंस हो जाता। 2010 सुपर फ्लड्स एंड 2022 कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स एक्सपोज्ड पाकिस्तान्स क्लाइमेट फ्रेजिलिटी। तो टर्निंग पॉइंट्स कहाँ से आया, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इशू कहाँ से बना। 2010 में जो फ्लड्स आए, फिर 2022 में है, अब 2025 वाले भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। दूसरी हेडिंग, पहली हेडिंग हमने क्या की, इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर सब हेडिंग्स ग्लोबल एवोल्यूशन, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हुई इस काज की, और उसके बाद टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर लिखनी है। उसके बाद तीसरी चीज़ है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, कि ये जो टॉपिक है, ये जो इशू है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपने डिस्कस करनी है। टेल द स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें ना कुछ चीज़ें आपने हमेशा के लिए याद रख लेनी है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस की आप हेडिंग देते हैं तो उसकी सब हेडिंग के अंदर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आती है,
पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस आती है, सोशल कल्चरल इम्पोर्टेंस आती है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आती है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस आती है। ये चीज़ें हर इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस के अंदर आएंगी, तो ये आपने याद कर लेनी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट डिजास्टर कॉस्ट पाकिस्तान बिलियंस ऑफ एनुअली। तो ये जो फ्लड्स आते हैं इससे बिलियंस का नुकसान होता है पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल वीक क्लाइमेट गवर्नेंस एंड पुअर प्लानिंग वर्सन रिकवरी एफर्ट्स। कि पॉलिटिकल जब लोग बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस होंगे तो पॉलिटिकल एनार्की भी कंट्री के अंदर क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट एंड पॉवर्टी राइज इन फ्लड हिट एरियाज के, जहाँ पे फ्लड आते हैं वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, लोग वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, पॉवर्टी होती है, बहुत सारी गुर्बत और फैल जाती है, पहले ही गरीब मुल्क है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एतबार से भी इम्पॉर्टेंट है, नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन, कि हमें कुछ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ताकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम डैम्स को स्ट्रॉन्ग करें और अपने जो दरियाई इलाके हैं उनके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि हमें जो है वो टाइमली उसको हैंडल करना आसान हो जाए। उसके बाद इंटरनेशनल पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस इज अ टेस्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस, रिच पोल्यूटर्स वर्सेस पुअर विक्टिम्स। ये हमने इंटरनेशनल एक बात कर दी कि ये जो पाकिस्तान है ये क्लाइमेट टेस्ट है, क्लाइमेट क्राइसिस इज अ टेस्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस, कि ग्लोबल जस्टिस के ऊपर भी हमारे लिए ये एक टेस्ट है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो पोल्यूट कर रही हैं और जो विक्टिम्स हो रहे हैं वो बेचारे गरीब मुल्क हो रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान है। तो इन जनरल हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, दूसरे नंबर पर हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखा जिसके अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, उसके बाद पाकिस्तान डेवलपमेंट और टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है जी। उसके बाद हम तीसरी हेडिंग जो लेके आए हैं, मेन हेडिंग, वो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। अब ये जो मैं आपको हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स बता रहा हूँ, ये आपने हर ऐसे के अंदर यूज़ करनी है, ठीक है। सिर्फ आपने इसको थोड़ा बहुत क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, अमेंड करना है, कुछ तब्दीलियों के बाद ये हर ऐसे के अंदर यूज़ हो जाएंगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, करंट सिनेरियो, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब ये जो 4th हेडिंग आपने देनी है उसके अंदर क्या होगा कि आपने करंट सिनेरियो बताना है। पहले हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताई, फिर इंपॉर्टेंस भी बता दी, अब हमने करंट सिनेरियो डिस्कस करना है कि अब हो क्या रहा है, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट इंक्लूड डेटा, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू जर्मन वॉइस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, पाकिस्तान रैंक्ड 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज इन 2023। Over 33 million people were affected by 22 floods। तो ये आपने डाटा देखा, इसके अंदर डाटा यूज़ हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन वॉइस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, उसका जिक्र किया, फिर 8th जो पाकिस्तान का रैंक है वो बताया गया, फिर 2023 की बात की गई, फिर 33 मिलियन लोग जो है वो इफेक्ट हुए। तो ये डाटा का इस्तेमाल करना है करंट सिनेरियो के अंदर आपने, ठीक है। तो ये डाटा आपको मिल जाएगा, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इप्री है, सिप्री है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हम आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे जहाँ से आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने एस्से के लिए जो है वो कलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद 5th जो हेडिंग आपने देनी है, अच्छा ये सिर्फ ये एक लाइन आपने नहीं लिखनी, ये करंट सिनेरियो के अंदर आपने सारा सिनेरियो लिखना है पाकिस्तान के हवाले से, ग्लोबल इश्यूज़ के हवाले से, ठीक है। तो ये आपने इस हेडिंग के अंदर ये सारी 1-2 पेजेस डिस्कस करने हैं। उसके बाद बात करते हैं जो 5th हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एस्से के अंदर भी पूछी हुई होगी। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, इट्स काजेज एंड इट्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, आपसे ये एस्से के अंदर ही पूछ लिया गया। तो जब आपसे क्लाइमेट चेंज और ये पूछा जाएगा, फिर आपने क्या करना है, आपने अब ये एडजस्टमेंट आपको आहिस्ता आहिस्ता करनी आ जाएंगी। पहले आप इस ऐसे को लिखेंगे, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एडजस्टमेंट किया करेंगे जब आप एडवांस ऐसे की तरफ जाएंगे। अब ये काजेज के अंदर कुछ चीज़ें आपने माइंड में रख लेनी है कि इसकी वजूहात जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। पॉलिटिकल काजेज हो सकती हैं,
इकोनॉमिक कॉजेज हो सकती हैं, सोशल कॉजेज हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज हो सकती हैं, ग्लोबल कॉजेज हो सकती हैं। तो ये कॉजेज आपने हमेशा याद रखनी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, ये सब हेडिंग्स होंगी कॉजेज के अंदर, ठीक है। तो ये आपने इनको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। पॉलिटिकल के अंदर आपने जो है वो 15-20 लाइंस लिखनी है कि पॉलिटिकल वजूहात क्या क्या हैं, वीक क्लाइमेट पॉलिसी है, और कौन कौन सी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इकोनॉमिक कॉजेज कौन सी हैं, डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉजेज को भी आपने इसी तरह 15-20 लाइनें लिखनी है। फिर इस तरह सोशल कॉजेज, लो अवेयरनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने फिर इस तरह इस मेन हेडिंग के अंदर क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, छठी हेडिंग है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉजेज तो हमने पढ़ ली, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज क्या निकलेंगे। ये सारा कुछ जब होगा, क्लाइमेट चेंज जब होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस में भी उसी तरह चीज़ें आपने लिखनी है। मेन जो सब हेडिंग्स हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होंगे, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, एग्रीकल्चर लॉस हो गया, सोशल के अंदर माइग्रेशन, हेल्थ क्राइसिस, पॉलिटिकल के अंदर पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन विद गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें फिर क्या होंगी, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। जो हमने ऊपर काजेज पढ़ी हैं वही कॉन्सिक्वेंसेस भी बन जाती हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, उसको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस में चेंज करना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल वजूहात क्रिएट हो जाएंगी, रिजल्ट आएंगे, डिफॉरेस्टेशन होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, बहुत सारी इश्यूज क्रिएट होते हैं। इस तरह ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस, रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेफ्यूजीज, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7th जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो कंपैरेटिव एनालिसिस, केस स्टडीज़ को आप डिस्कस करेंगे। अब ये आपने ये जो हेडिंग्स हैं इनको फॉलो करेंगे तो आपका एसे जो है वो अच्छा बनेगा। ये मैंने बेसिक आउटलाइन आपको बताई, इस बेसिक पे आपने काम करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस आउटलाइन को, उतना अच्छा आपका एसे जो है वो एडवांस लेवल पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब कंपैरेटिव जो एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल आपने कंपैरिजन करना है अपने मुल्क का, पाकिस्तान का कंपैरिजन बांग्लादेश के रीजनल कंट्रीज़ के साथ, रीजनल जैसे कि हमारे रीजन के अंदर इंडिया है, बांग्लादेश है, और भी कोई ऐसा चाइना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, उसको यूरोप के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं आप, उसको जो है वो अमेरिका के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन करना है अपने मुल्क का और दूसरी कंट्रीज़ का कि वो जो सेम इशू फेस कर रहे हैं तो वो उसको कैसे हैंडल किया, हमें भी उससे क्या सीखना चाहिए। बांग्लादेश बिल्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड फ्लड रेजिलियंट हाउसिंग, पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम सच कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। तो ये तो मैंने एक सिर्फ छोटी सी बांग्लादेश की एग्जांपल लिखी है, बाकी आपने खुद जो है वो इसके ऊपर रिसर्च करके आपने काम करना है, ठीक है। ऐसे के एतबार से वो हम आगे कुछ वीडियोस के अंदर डाटा भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये ऐसे लिखना आसान हो जाए। उसके बाद 8th जो है हेडिंग वो है चैलेंजेस एंड बैरियर्स। चैलेंजेस के इन कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करने के लिए हमें कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, मुश्किलात कौन कौन सी हैं, बैरियर्स कौन कौन सी हैं। आइडेंटिफाई व्हाट स्टॉप्स प्रोग्रेस, हमने आइडेंटिफाई करना है कि प्रोग्रेस को रोक क्या रहा है, उसके अंदर हर्डल्स कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लैक ऑफ फंड्स हैं, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, रेजिस्टेंट टू चेंज है, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड है जैसा कि पाकिस्तान की है। तो ये सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस करने हैं 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद 9th जो है वो एक बहुत अच्छी हेडिंग है, पॉलिसी रिकमेंडेशन या वे फॉरवर्ड, कि अब आपने उसका हल बताना है। डिवाइड इनटू शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो ये आपने हमेशा ऐसे ही करना है कि पॉलिसी रिकमेंडेशन की हेडिंग देनी है, वे फॉरवर्ड या वे फॉरवर्ड की, और उसको आपने फिर डिवाइड करना है कि शॉर्ट टर्म आप क्या क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये आपने रिकमेंडेशंस देनी है कि इस इशू को, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है,
इस इशू को हैंडल करने के लिए शॉर्ट टर्म कौन सी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, मीडियम टर्म कौन सी और लॉन्ग टर्म कौन सी बनाई जाए। शॉर्ट टर्म जैसा कि अवेयरनेस होती है, कंपेन्स हैं, डिज़ास्टर रेडीनेस है, लोगों को बताया जाए, कंपेन्स की जाए। जैसा कि अभी 2025 में फ्लड आया तो क्या किया गया, जो है वो कंपेन्स की गई। डीसी साहब खुद जाते रहे, पुलिस ऑफिसर्स जाते रहे, जो कि ऐसे एरियाज थे जहाँ पे इशू क्रिएट होना था। तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी। मीडियम टर्म पॉलिसी क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, रिफॉरेस्टेशन की जाए, ठीक है, जिसके अंदर कुछ टाइम लगता है, उसको मीडियम टर्म। और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जाए, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की जाए, तो ये चीज़ें देखी जाएं। उसके बाद स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, एकेडमिया है, इंटरनेशनल डोनर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। तो यह क्या थी, पॉलिसी रिकमेंडेशन। किसी भी इशू को, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये वाली पॉलिसीज़ आप जो है वो ऐसे के अंदर बता सकते हैं कि ये चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखी जाए ताकि ये इशू सॉल्व हो सके। उसके बाद ये थी 9th हेडिंग। 10th हेडिंग है जी कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन शुरू में और कंक्लूजन एंड में लाजमी आना चाहिए। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जब आपने ऐसे लिखना शुरू किया है तो ऐसे के अंदर ये सारे एलिमेंट्स होना ज़रूरी हैं, चाहे वो ऐसे 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, जितने भी घंटे का है, ये सारे एलिमेंट्स हेडिंग्स आपने डालनी है। सिर्फ आपने क्या करना है, टाइम के एतबार से उनकी लेंथ को कम करते जाना है। उसके जो पैराग्राफ्स की आपने अंदर बनाने हैं ना, उनकी लेंथ को आपने शॉर्ट करते जाना है। तो इससे क्या होगा, आपका ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन आपने हेडिंग को शॉर्ट नहीं करना। हेडिंग को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऐसे के मुताबिक। आपको जहाँ पे भी लगे कि हेडिंग चेंज हो सकती है, आप थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस करेंगे। वो आगे जाके हम देखेंगे कैसे करनी है। तो आपने ये याद रखना है कि ये 10 हेडिंग्स आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। कंक्लूजन में रैप आप पावरफुली पूरी आपने ये जो पूरा ऐसे लिखा है, इसको जो है वो कंक्लूड करना है, रैप अप करना है। समराइज की पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं उनकी समरी बनाएं। पाकिस्तान सर्वाइवल डिपेंड ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है, ये एक आपने बता दिया कि क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद रीअफर्म थीसिस, अ यूनिफाइड नेशनल एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स इज़ वाइटल, ठीक है। आपने क्या किया कि जो आपने थीसिस बताई थी उसको ज़रा आपने क्या किया, कंक्लूजन फॉर्म में उसको चेंज किया और बताया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद विजनरी एंडिंग आपने कर देनी है। इफ़ वी हील नेचर टुडे इट विल हील अस टुमारो, ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने बताया कि ये इस तरह होगा। अच्छा, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये कंक्लूजन के अंदर ये सब हेडिंग आपने नहीं देनी। कंक्लूजन एक पैराग्राफ होगा, ठीक है, और इंट्रोडक्शन भी एक ही पैराग्राफ होगा। उसके अंदर ये सब हेडिंग जो मैंने दी हुई है ये आपको समझाने के लिए दी हुई है। आपने जो है वो एक फ्लो के अंदर पैराग्राफ लिख देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल आउटलाइन ऑफ द ऐसे। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनन आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकेंगे। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना हो तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी ऐसे के हवाले से। तो आपने याद रखना है ये 10 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आपका ऐसे जो है वो इंशाल्लाह पीपीएससी का ऐसे हो, एफपीएससी का हो, सीएसएस, पीएमएस, जो भी ऐसे हो, आपका बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।